नमस्कार, मैं रजा ईरानी, आप देख रहे ABN 24 इंडिया। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा पूर्व SRA कार्यालय के बाहर उपस्थित है। जब से महाराष्ट्र सरकार ने झुग्गी वासियों को लाभ देने वाली SRA योजना का गठन किया है, तब से लाखों गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत बेघर होते जा रहे हैं। आज हमारे बीच एक पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति है, सुनाएंगे अपनी दास्तान कैसे SRA विभाग और SDIL दीवान बिल्डर के गुंडों ने इन्हें अपने घर से और अपने अधिकार से वंचित किया है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि दिनांक 16 जनवरी के दिन बांद्रा पूर्व जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ये बुजुर्ग अपना घर अपने अधिकार के लिए अनशन पर बैठने वाले हैं। आइए इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर SDIL बिल्डर दीवान बिल्डर और उनके गुंडों ने इनके साथ किस तरह का अत्याचार किया और इन्हें किस तरह बेघर किया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, जोर से बताइए। असलम पूर्ण नाम बताइए। असलम छोटू शेख मेरा नाम। असलम छोटू शेख जी। आप कहाँ पर रहते हैं? भारत नगर में रहता था, पत्थर नगर में। मेरे को घर मिलने का बोला था, अभी तक के मुझे घर दिया 2014 में मुझे चाबी मिलने की थी, मुझे दिया नहीं गया अलॉटमेंट। आज से बात कीजिए, हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए। मुझे ना बिल्डर के SDIL के मेरे को SDIL ने दीवान बिल्डर के इसने मेरे को बोला था मुझे घर मिलेगा, घर के बदली घर मुझे घर दिया नहीं गया है 2014 से। हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि आपका घर जो है आपको SRA ने अलॉटमेंट कब किया था? मेरे को 2014 में कैमरे के सामने खड़े रखिए। 2014 में मेरे को घर बोला था देने के लिए। मेरे को जगत जलील पाजू शेख जो SDIL का सबसे बड़ा गुंडा माफिया है, उसने मुझे घर नहीं दिया। उन लोग ने धक्का। जब 2020 में आपको SRA ने घर अलाउड किया तो उसके बाद ने आपको पोजीशन मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तक के नहीं मिला। मैं 2000 क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? कारण ये है कि वो लोग जो SDIL का सबसे बड़ा गुंडा है माफिया जो जलील पाशु शेख और सुफियान, इन लोग ने मेरे घर को कब्जा किया और भाड़े से चलाना। बोल तेरा घर है ही नहीं, चले जा बोले यहाँ से। नहीं तो बाद में मैं गया हूँ, फिर SRA भागा हूँ, करा हूँ, फिर वकील साहब की मदद लिया। ये वकील साहब मैं इधर मांग रहा था तो जो आपके वकील साहब जो अभी आने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे अलॉटमेंट वगैरह निकाल के दिए। देखिए आराम से। जब आपको SRA ने अलॉटमेंट किया और वो गुंडे जो है आपको जो है आपके घर का पोजीशन नहीं दे रहे थे, तब आपने इसकी शिकायत BKC पुलिस थाने में की? जी, BKC में दो कंप्लेंट डाला, उनके नाम की 2 कंप्लेंट। पुलिस की तरफ से क्या आपको जो बताया गया? मेरे को बोला गया कि सर आप देखिए ये घर का मामला है, आप SRA में जाइए, SRA से पेपर लाइए और हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, फिर हम उनका कुछ करते हैं। तो आपको SRA ने अलाउड किया, वो अलॉटमेंट लेटर है, दिखाइए। आप जरा पीछे खड़े रहिए। ये अलॉटमेंट लेटर है। तो आप दर्शक देख सकते हैं कि ये जो है इनका अलॉटमेंट लेटर है जो SRA ने इनको दिया हुआ है, लेकिन तब से लेके अब तक ये घर से बेघर है। मुझे फिर बाद में पुलिस इनको SRA ने भी एक लेटर दिया हुआ है। हमारे दर्शक आप देख सकते हैं कि SRA ने इनको एक लेटर दिया हुआ है और इस लेटर के अंदर ये दिया हुआ है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेकर इनको पुलिस जो है घर जो इनका घर है इनको मुहैया करा के दे। लेकिन अब तक क्या कारण है कि जो BKC पुलिस थाने इनको समर्थन नहीं कर रही है, ना पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसके बारे में भी हम इनसे थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जब ये पत्र लेकर आप BKC पुलिस थाने गए तो पुलिस ने आपको इसमें क्या जानकारी दी, यानी क्या इसकी ये लेटर के अंदर आपको क्या दखल दिया? SRA बोला कि हमको जब तक पुलिस का बंदोबस्त नहीं मिलेगा हम तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे। अब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, BKC जाता हूँ, BKC वाले बोलते हैं कि चाचा आपको बंदोबस्त नहीं मिलेगा, SRA का बंदोबस्त मिलेगा। मैं SRA जाता हूँ, SRA से BKC आता हूँ। SRA ने लेटर दे चुका है पुलिस को, फिर भी जो है इनको पुलिस जो है BKC पुलिस थाने जो है पुलिस सुरक्षा देने में आनाकानी कर रही है। फिर बाद में मैं कमिश्नर कार्यालय में जाके मैं ये नंबर जब डिस्पैच करके आया हूँ, ये सब कार्यालय में से वहाँ से मालूम पड़ा है कि ये नंबर से चाचा हमने भेज दिए, आप जाके पैसा भरिए और पैसा का। और क्या मांग करते हैं आप? बस मुझे कुछ नहीं, मेरे को बस मेरा घर मिल जाए। मैं घर से बेघर हूँ, मैं अपने घर बाहर कुछ नहीं है, ना मैं अपने बाल बच्चे में ना कुछ। यहाँ 3 साल से 4 साल से भटक रहा हूँ। बस मेरे घर में ना मेरी बीवी ने मेरे बच्चे सब हम लोग अलग अलग रह रहे। अच्छा ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो SDIL
इजराइल के जो दीवान बिल्डर के जो गुंडे हैं उनका क्या नाम है? वो जलील पासू शेख और सुफियान, उन्होंने मेरे को आपको किस तरह की धमकी दे रहे हैं वो लोग? धमकी दे रहे कि तेरा घर है ही नहीं, बस ये करने तो नहीं तो बोले फिर तेरे को बाद में बोले हम लोग कुछ भी कर देंगे। और SDL अपने BKC पुलिस स्टेशन और ये SRA हम लोग के जेब में है, तू किधर भी जा किधर भी भाग कुछ भी कर तुमको घर नहीं मिलेगा, नहीं तो एक काम कर 12-13 लाख का तुझा झोपड़ा देख हम तुमको दिला के दे देंगे, बस ये बोलो, बस धमकी दे रहे मेरे को। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये बुजुर्ग पीड़ित व्यक्ति किस तरह से अपने हक, अपना अधिकार और अपने घर के लिए आज रोड पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे। तो हम महाराष्ट्र के CM और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस व्यक्ति को, इस पीड़ित व्यक्ति को अपना घर, अपना अधिकार के लिए इंसाफ दिलाइए। इस वक्त इस बुजुर्ग पीड़ित व्यक्ति के लॉयर जो है हमारे बीच जो है उनका आगमन हो चुका है। आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे को वकील साहब ने मदद की। तो ये पीड़ित व्यक्ति है, इनके जो लॉयर है जो इन्होंने मुफ्त में मदद किया है, तो इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हम कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कहाँ तक आप इनको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम बताऊंगा। मेरा नाम है एडवोकेट यूसुफ खान। मैं एक्चुअली ये आदमी ने मुझे जब मदद मांगी तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितने गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। SRA पुनर्वसन योजना के नाम पे बिल्डर गरीब को उजाड़ देता है। जब वो उजाड़ जाते हैं तो उसका पुनर्वसन करने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि SRA के जो पहले तो डिप्टी कलेक्टर SRA डेमोलिशन करता था, फिर कुछ साल बाद CO SRA ने पावर दे दिया नायब तहसीलदार या तहसीलदार स्पेशल 1 जो कि डेमोलिशन करते हैं। अब ये डेमोलिशन होता है 33-38 ऑफ स्लम एक्ट में। इसमें ये होता है कि या तो आप भाड़ा ले लो या तो आप ट्रांसिट कैंप में चले जाओ, ट्रांसिट रूम में आप चले जाओ। पर जब भी डेमोलिशन करते हैं भाड़े के नाम पे तोड़ तो देते हैं, फिर उसके बाद बेचारे भाड़े भी नहीं ले पाते हैं, ना उनको घर मिलता है। इस केस में ऐसे ही कुछ हुआ। 2008 में करीबन डेमोलिशन कुछ हुआ गया इस गरीब शख्स का, और उसके बाद से ये दर बदर धोकर खाते रहा। उसको 2008 से लेके 2014 का कोई रेंट नहीं मिला है। सिर्फ कुछ 1,05,000 रुपये का आसपास उसको रेंट मिला था, एक साल के आसपास का। फिर उसके बाद में 2014 में इस शख्स की लॉटरी उठी। लॉटरी में भी इसको बुलाया नहीं गया। लॉटरी में इसका नाम आने के बाद 2014 से लेके 2020 तक आपको मैं बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब तक के रूम नहीं मिल जाता है, रिहैब फ्लैट, जब तक के रेंट देना ये बिल्डर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन है। इस केस में 2020 तक कोई रेंट नहीं मिला। 2020 में ये शख्स जा करके SRA में एप्लीकेशन देता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं प्रोसीजर क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, क्यों होता है। किसी ने इसको हेल्प किया, इसने जाके एप्लीकेशन किया, इसको अलॉटमेंट मिला जो कि लॉटरी उठ चुकी थी 2014 में। तो 2014 से लेके 2020 तक के ये एब्सेंट था लॉटरी में। एब्सेंट होने का मतलब लॉटरी जब होती है तो उसमें अगर प्रेजेंट रहते तो अलॉटमेंट मिलता है। पर 2020 में जब ये जा करके बोला कि भाई मेरे को एब्सेंट दिखाया गया, मुझे लॉटरी दिया जाए, अलॉटमेंट किया जाए, तो इसको अलॉटमेंट का पेपर मिला। जब अलॉटमेंट का पेपर मिला उसके बाद से लेके अभी 2023 मेरा जो रोल है इस केस में वो यहाँ से शुरू होता है। मुझे जब बताया गया कि भाई ये शख्स इस तरीके से ये जब रोड पे भीख मांगता है लोगों से, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके दिन भर का गुजारा करता है। इसके बीवी बच्चे भी इसको छोड़ दिए, इसके पास कोई तरीका, कोई साधन नहीं है जीने का। ये रोड पे सोता है, कहीं पे भी रहता है, कहीं पे भी ज़िंदगी काटता है। अब जब इसकी तकलीफ़ देखी नहीं गई मुझे, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तुमको मदद करूँगा, और मेरा एक शर्त है कि तुम को जब रूम दिला दूंगा तो तुम उसको बेच के नहीं जाओगे, ना ही किसी को भाड़े पे दोगे, उसमें तुम रहोगे। तो इन्होंने मुझे कसम खाई कि हाँ मैं मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये रूम में खुद रहूँगा और इसको अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करूँगा, और मैं मेरी बीवी बच्चों को भी कोशिश करूँगा वापस बुलाने के लिए। तो ये शर्त पे मैंने इनका काम हाथ में लिया। शौक हुआ मेरे को कि ऑलरेडी इस केस में 4 बार ऑफिशियली नायब तहसीलदार उन्होंने लेटर दिया है पुलिस को बंदोबस्त के लिए, और पुलिस बंदोबस्त के लिए लेटर देने के बाद पुलिस ने BKC पुलिस स्टेशन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि BKC पुलिस स्टेशन ने उस लेटर के ऊपर इनको कोई भी
इनको कोई भी पुलिस बंदोबस्त नहीं दिया, यहाँ तक कि ये आदमी को डराते रहे, धमकाते रहे। इसमें एक जलील पाशु शेख नाम का एक बहुत बड़ा झोपड़पट्टी गुंडा है और उसके साथ में करीबन 25-50 लोगों की एक टीम है और एक सुफियान शेख नाम करके एक गुंडा है। ये सब HDIL का काम करते थे। इन्होंने HDIL का जब काम करते थे, ये जिम्मेदार थे HDIL के, तो इन्होंने जब देखा कि HDIL के ऊपर PMC घोटाले का जब मामला उठा और जब उनको ED ने अरेस्ट किया, तो ये लोगों ने उस वक्त 2017-18 में ये लोगों ने उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारे रूमों के अंदर अपने अपने हिसाब से भाड़े पे चढ़ा दिया। कुछ रूम इन लोगों ने बेच दिया, कुछ रूम इन्होंने हैवी डिपॉजिट पे दे दिया। इस तरीके से हमने इसकी स्टडी की। RTI मैंने मेरे नाम से जब डाला तो मुझे दिखाई दिया कि इसमें करीबन लगभग 621 रूम का घोटाला निकल के आ रहा है। तो वो 621 रूम मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बिल्डिंग नंबर बताना चाहता हूँ और बिल्डिंग में किस तरीके से स्कैम हुआ है। इतना बड़ा घोटाला है, इतना कहाँ की बिल्डिंग है ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्डिंग जो है फत्तर नगर करके एक जगह है भारत नगर के अंदर। ये वहाँ पे पुनर्वसन बिल्डिंग के लिए, रिहैब बिल्डिंग के लिए 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, जिसकी मैं विंग बताना चाहता हूँ, जिसमें 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C और D भी उसमें विंग बनी है। टोटल करीबन 9 विंग है। इनमें से ना 2B 1B और 3A ये 3 बिल्डिंग का, 3B ये 3 बिल्डिंग का जो SRA के रिकॉर्ड में मेरे RTI में मालूम पड़ा कि ये 3 बिल्डिंग जो है उसकी लॉटरी हुई नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है कि जब लॉटरी नहीं हुई तो बिल्डिंग की चाबी डेवलपर के पास होती है। यस, सही कहा आपने। तो जो चाबी डेवलपर के पास है और SRA के रिकॉर्ड में वो सारे रूम बंद है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आज CEO साहब के ये कान में ये डालना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ये क्या चल रहा है, ये कितना बड़ा घोटाला है। क्या आपको इस चीज़ का मालूमात है? और अगर आपको इस चीज़ का मालूमात है तो आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और अगर आपको इस चीज़ की मालूमात नहीं है तो क्या आप इसमें कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा दूसरा एक लीगल पॉइंट ये है कि मैंने जब एक कानून पढ़ा जिसका नाम है MPDA एक्ट 1981, उसमें स्लम लॉर्ड करके एक अल्फाज है, झोपड़पट्टी गुंडे। जो शख्स SRA के रिहैब बिल्डिंग या SRA के जगह या SRA के झोपड़े से गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो ट्रांजिट रेंट के भाड़े के नाम पे हो या किसी को भाड़े पे देने के नाम पे हो, या फिर वो रूम इलीगल तरीके से जो ओरिजिनल मालिक है उसको ना देते हुए तीसरे को बेच रहे हो या हैवी डिपॉजिट पे चढ़ा रहे हो, तो वो स्लम लॉर्ड के डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है? अगर वो स्लम लॉर्ड के डेफिनेशन में आता है तो मेरी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं CEO SRA को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे डेप्यूटी CM चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप इस तरीके से इतने बड़े घोटाले के ऊपर, क्या आप MPDA जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, HDIL के गुंडे हैं, HDIL के गुंडे, मेरे अल्फाज याद रखिए, ये HDIL के गुंडे के खिलाफ आप स्लम लॉर्ड के तहत इनके ऊपर डिटेंशन ऑर्डर आप इशू करवाएंगे, आप इनको MPDA के तहत अरेस्ट करेंगे, इनको आप जेलों में डालेंगे और जो बेचारे गरीबों के घर है क्या उनको वापस मिलेगा? ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं ये प्लेटफॉर्म से सारे मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को बताना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्रियन होते हुए मेरी एक जिम्मेदारी है, मौलिक अधिकार है, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरी एक ड्यूटी है कि भाई जो लोग आज रोड पे दर बदर भटक रहे हैं, करीबन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में SRA में लोग आज पीड़ित है, जिनको भाड़े नहीं मिल रहे, जिनके घरों के कब्जे हो चुके, क्या यही रह गया है? एक गरीब आदमी जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके पास जेब में हाथ डालने पे पैसे नहीं होते, ये आपको बताना चाहता हूं। सही बात कहा आपने। तो क्या वो गरीब आदमी न्यायपालिका, फिर उसके बाद उच्च न्यायपालिका, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कैपेसिटी रखता है? तो मैं उसका जवाब दूंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जो बेचारे रोड पे भीख मांग रहे हैं, जिनको घर अलॉट हो चुका है लेकिन घर नहीं मिलता। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि तुरंत
हमारे सतीश लोखंडे साहब की ये जिम्मेदारी है, इनकी मौलिक अधिकार, इनकी स्टैट्यूटरी राइट, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 300A के तहत इनको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इनको रहने का, इनकी जिंदगी का जो इनका सबसे बड़ा राइट टू शेल्टर इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये अन्याय है और फिर एक ही रास्ता बचता है इस गरीब के पास कि ये गरीब कोर्ट तो जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर नहीं पा रहा है, तो चलो इसको फिर ये इसका सोच है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मुझे न्याय मिलेगा। ये इस गरीब की सोच है। तो ये जो पीड़ित व्यक्ति है, इन्होंने ये कब से अनशन पे बैठने वाले, ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये एक्चुअली 16 तारीख का इन्होंने कलेक्टर मैडम को एप्लीकेशन दिया था कि मैं 16 तारीख से बैठूंगा। आज खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी गई कि भाई ऐसा ऐसा है अनशन के लिए वहाँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उन्होंने बताया कि हमारे हिंदुस्तान के लाडले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुंबई में आगमन हो रहा है 16 से लेके 19 तारीख तक के, तो उन्होंने हमसे बताया ऐसा ऐसा है, आप इसको बढ़ा लीजिए, 20 तारीख कर लीजिए, 21 कर लीजिए। हमने उनकी बात को सुनते हुए बड़ी सम्मान से हमने, और हमारे जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उन्होंने बोला कि सर ठीक है, हम इसको 16 की जगह 20 पे हम अनशन पे बैठेंगे। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम जो आपको मदद कर सकते हैं, जो भी पुलिस स्टेशन से आपको मतलब ये गरीब शख्स को मदद मिल सकती है, वो सब मुहैया की जाएगी। आपकी लड़ाई हक की है, सच की है, आपके साथ जुल्म हुआ है, उन्होंने सारे पेपर्स देखे। अब मेरा एक दूसरा कहना ये है कि ये सारे जो स्कैम हो रहे हैं, 621 रूम का अगर मैं कैलकुलेशन बैठाऊं, 15,000 रुपया रेंट वहाँ पे है जो मैंने मालूमात ली, तो 15,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं 621 रूम का अगर हिसाब जोड़ता हूँ तो महीने का 75 लाख रुपया भाड़ा आता है। 75 लाख, और 75 लाख में से कहाँ कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी है आपको? इसकी जानकारी मुझे ऐसी मिली है कि कुछ मेरे वहाँ चाहने वाले जो पत्तनगर में रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जलील पाशु नामक गुंडा सुफियान, और इसमें इनके जो बॉस एक है जितेंद्र मेहता उर्फ जीतू, जिनके ऊपर जीतू कौन है? ये जीतू एक्चुअली राकेश कुमार कुलदीप सिंह वाधवा, जो इस वक्त पीएमसी घोटाले में ईडी के केस में और ईओडब्ल्यू के केस में अंदर है, ये उनसे एकदम उनके राइट हैंड है, उनके खास आदमी है। और ये पूरे घोटाले में, पीएमसी घोटाले से लेके अभी ये नया जो घोटाला आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा उसमें लिंक है। और उनका एक खास बंदा जिनको बैठाया गया, जिसका नाम है चंद्रशेखर गावड़ा, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये बंदे के माध्यम से वहाँ पे इलीगल तरीके से ताले तोड़ करके लोगों को भाड़े पे दिया गया है, कब्जा किया गया है और लोगों को बेचा गया है, हैवी डिपॉजिट दी गई है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सीएम साहब से, हमारे प्यारे सीएम साहब से हमारी ये गुजारिश है, क्या आप ये एचडीआईएल के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और अगर आप करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ईमानदार अच्छा ऑफिसर अपॉइंट करिए। बीकेसी पुलिस स्टेशन भ्रष्ट है, बीकेसी पुलिस स्टेशन के नाम से ऑलरेडी कई कंप्लेंट्स, बीकेसी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कई कंप्लेंट ये झोपड़पट्टी गुंडों के कंप्लेंट्स पड़े हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि भाई बीकेसी पुलिस स्टेशन को ये जो 75 लाख रुपए आते हैं, उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे हफ्ता जाता है, जिसके वजह से बीकेसी पुलिस स्टेशन आज तक 1 साल से तड़ीपार की प्रोसीडिंग रोक के रखी है जलील पाशु शेख की। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप उस फाइल को मंगाइए, चेक करिए उसके ऊपर कितने केसेस है, कितने एनसी है, उसके ऊपर कितने कंप्लेंट्स है और क्या कार्रवाई हुई। और बीकेसी पुलिस स्टेशन ने आज तक के जलील पाशु शेख के खिलाफ, सुफियान शेख के खिलाफ क्या एक्शन लिया। इनके पास 2500 रूम है जिससे इनका घर चलता है, ये वो भाड़े से अपना घर चलाते। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग इस तरीके से झोपड़पट्टी गुंडे लोगों के हाथ में सारे रूम रहेंगे तो ये पीड़ित तो रोड पे घूमता रहेगा और ये प्रशासन और ये पुलिस प्रशासन, मैं तो आत्महत्या कर दूंगा। इनका बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। ये जो है हमारे लोगों को अगर न्याय नहीं दे सकते, न्याय इनको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, तो फिर इनका सिस्टम फेलियर कहलाया जाएगा, जिसके जिम्मेदार हाउसिंग मिनिस्टर भी रहेंगे, जिसके जिम्मेदार सीएम भी रहेंगे और डिप्टी सीएम भी रहेंगे। इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे सीओ SRA ये इस मामले में तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए आदेश देंगे और तुरंत इसमें अच्छे से अच्छे ईमानदार ऑफिसरों को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। आपकी मांग है कि इस मामले में जो है, इस घोटाले मामले में एक SIT गठित करना चाहिए। यस, क्योंकि ये घोटाला PMC घोटाले के साथ जुड़ा है। और मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ED से भी कहूंगा, दरखास्त करूंगा ED से कि ये HDIL के जो मामलात है ये एक दूसरे से लिंक्ड अप है। ये जो पैसे हैं ये भी लोगों ने बताया है, वहाँ के रहवासियों ने, कि इसमें से बहुत बड़ा अमाउंट अंदर जेल में दिया जाता है, जिससे दीवान बिल्डर जो राकेश कुमार वाधवा है उसको पैसे मिलते हैं, वो अंदर उससे अपना हॉस्पिटल का, उसके लड़के का सारा वो अंदर का बंदोबस्त करता है। तो ये एक मेरे पास जो एविडेंस तो है नहीं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा कि ये वहाँ के लोगों के, नागरिक लोगों के कहने जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब इसकी जाँच ED करे, EOW करे और तमाम पुलिस मशीनरी करे और सरकारी जितने भी इससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM है, तुरंत इस चीज़ की जांच करे और ये सारे रूमों को खाली कराए और उसको सील करे और इस गरीब को भी न्याय दिलाए। और तमाम ऐसे जो बेचारे मेरे टच में नहीं है लेकिन वहाँ आते हैं सारे में, जिनको लॉटरी होने के बावजूद घर नहीं मिला, उनको घर दें, वो सारी बिल्डिंगों को सील करे, फ्लैट्स को अपने ताबे में लें और चाबी अपने थ्रू माध्यम के थ्रू, SRA के माध्यम के थ्रू ये इनको चाबी दिया जाए। ये मेरी एक सिंपल सी गुजारिश है। और मैं आपको एक और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे नाम से ये इतने बड़े घोटाले के ऊपर कंप्लेंट डाल रहा हूँ। मेरी जान का धोखा भी हो सकता है, मुझे झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है, मुझे इस चीज़ का कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार इंडियन सिटीज़न होने के नाते, एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते, और जहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी होते हुए अगर मैं आज नहीं करूँगा तो कई गरीब मजलूम मर जाएंगे, उनके बच्चे भी फाइल लेके घूमेंगे। आज दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक के ये मैटर चले गया। ये 2006 का मामला है, आज हम 2022 में चल रहे हैं। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप भी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं, उनको बताएं कि क्या चल रहा है। और मैं अभी लिखित में एक तकरार मंडे ट्यूसडे तक देने वाला हूँ, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था बांद्रा पूर्व पत्थर नगर SRA HDIL का सबसे बड़ा घोटाला जो एक पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति ने और उनके लॉयर ने एक्सपोज किया। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाना चाहते, SRA तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाए। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।